हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम कवर कर रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की फोर्थ वीडियो। अब देखिए, इनसे रिलेटेड ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद मैं आपको टोटल 25 एमसीक्यूज़ की अनसॉल्व पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। सॉल्व जरूर कर लेना। सॉल्व पीडीएफ और जो इसके एक्सप्लेनेशन का लिंक है आपको बाद में मिल ही जाएगा, जिससे आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी गलतियाँ हैं, वो दूर हो जाएगी। अब देखिए, पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट यानी थियोरटिकल कॉन्सेप्ट बताया। फिर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में मैंने आपको लेट आउट प्रॉपर्टी और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का पार्ट बताया था एग्जांपल के साथ। लेट आउट प्रॉपर्टी में आपको पता चला कि जीएवी होता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू का पार्ट निकलता है। फिर उसमें से म्यूनसिपल टैक्स लेस होता है, ठीक है, ये आपको पता चला। उसके बाद एनएवी आता है, नेट एनुअल वैल्यू। फिर उसमें से माइनस क्या करते हो आप, डिडक्शन। दो टाइप की डिडक्शन आपने कवर की थी। एक तो थी स्टैंडर्ड डिडक्शन और दूसरी थी इंटरेस्ट ऑन लोन की। स्टैंडर्ड डिडक्शन जनरली आपके सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में नहीं आती, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में एनएवी क्या होती है, नील होती है। इसमें आपने अमेंडमेंट का पार्ट भी कवर किया था, तो एक बार जाके देख लेना, आपको सारा का सारा पार्ट समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अपने 4 टॉपिक और बचे हुए हैं ये वाले। एक मिनट, इसको सर्कल कर देता हूँ। सर्कल तो नहीं बनेगा, अलग डिजाइन बनेगी, लेकिन ये 4 टॉपिक बचे हुए हैं। तो देखिए, प्रॉपर्टी नॉट एक्चुअली ऑक्यूपाइड बाय द ओनर, सबसे पहले ये देखेंगे। इसे हम बोलते हैं अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 बी पॉइंट। अब याद रखना, सेल्फ ऑक्यूपाइड का ए पॉइंट होता है और अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए बी पॉइंट होता है, ठीक है। फिर देखेंगे डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। फिर देखेंगे पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, सेक्शन 23 सबसेक्शन 3। इसका है सबसेक्शन 4, ठीक है। फिर देखेंगे सबसे लास्ट में जो रेंट का एरियर होता है या अनरियलाइज रेंट होता है, अगर वो रिकवर हो जाता है तो उसमें से कितना टैक्सेबल होगा और कितना डिडक्शन के फॉर्म में अलाउ होगा, जो कि सेक्शन 25A बताता है, ठीक। अब सबसे पहले देख रहे हैं हम अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का पार्ट, सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 पॉइंट बी। अब देखिए, इसकी जो कंडीशन है हम सिंपल एग्जांपल के थ्रू कवर कर रहे हैं। देखिए, जैसे जयपुर में मेरा एक रेजिडेंशियल हाउस है जिसमें मैं रहता हूँ, यानी सेल्फ ऑक्यूपाइड है। क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, जिसमें मैं रहता हूँ, ठीक। अब अगर मेरा जॉब की वजह से ट्रांसफ़र कहाँ पे हो गया, दिल्ली में, नोएडा में, यानी एम्प्लॉयमेंट की वजह से दिल्ली, नोएडा, दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गया जहाँ पे मेरा कोई भी रेजिडेंशियल हाउस नहीं है, तो वहाँ पे मुझे किराए पे रूम लेना पड़ेगा या फ्लैट लेना पड़ेगा। तो मैंने कोई रेंटेड रूम ले लिया, या मान के चलिए अगर कंपनी मुझे कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है जैसे रेंट फ्री एकोमोडेशन की, तो तब भी वो मेरा नहीं है। जो रेजिडेंशियल हाउस है वो मेरा नहीं है, मैं उसका ओनर नहीं हूँ, तो मुझसे बिलोंग नहीं करता। तो इस केस में ये अनऑक्यूपाइड रह गया। जयपुर की जो भी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है वो अनऑक्यूपाइड रह गई, उसका कुछ भी यूज़ नहीं हुआ। तो उस केस में अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का प्रोविजन लग जाएगा और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की तरह वो ट्रीट होगा। इसका मतलब एनएवी नील मानी जाएगी। एनएवी नील मानी गई तो इसका मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं आएगी, सिर्फ कौन सी आएगी, इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन आएगी, याद रख लेना, ठीक है। तो यानी एनएवी नील है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलती, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक। अब देखिए, आप बोलोगे सर अगर जॉब नहीं है, बिजनेस है, और बिजनेस दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, दिल्ली, नोएडा या किसी और प्लेस में, जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो जयपुर की प्रॉपर्टी है इसको हम ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहे, और जहाँ पे भी हमारा बिजनेस शिफ्ट हुआ है वहाँ पे हमारा खुद का मकान नहीं है, लेकिन हमने किराए पे लिया हुआ है, याद रखना। यानी जो पर्टिकुलर बिल्डिंग हमने किराए पे ली हुई है वो हमसे बिलोंग नहीं होनी चाहिए, मतलब हम उसके ओनर नहीं होने चाहिए, ठीक है। हमने किराए पे ली हुई होनी चाहिए या किसी ने हमें प्रोवाइड की हो, चाहे उसमें हम रेंट पे कर रहे हो चाहे नहीं पे कर रहे हो। इसका मतलब अगर हमें रेंट फ्री एकोमोडेशन मिला, जैसे एक कंपनी के एम्प्लॉय को रेंट फ्री एकोमोडेशन मिला, तो उस पर वो रेंट नहीं पे कर रहा, ये मान के चलिए, ठीक है। तो चाहे रेंट पे कर रहे हो चाहे नहीं पे कर रहे हो, लेकिन वो हाउस हमसे बिलोंग नहीं होना चाहिए, हमसे संबंधित नहीं होना चाहिए, मतलब हम उसके ओनर नहीं होने चाहिए। तो देखिए, मैंने पूरा प्रोविजन आपको बता दिया, इसमें यही बोल रखा है। तो देखिए, बोल रहा है वेयर एन एसएससी हैज़ ए रेजिडेंशियल हाउस केप्ट फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन, पहली कंडीशन, एंड इट कैन नॉट एक्चुअली बी ऑक्यूपाइड बाय द ओनर, और ओनर इसको ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहा, किसकी वजह से, ओइंग टू हिज एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन एट एनी अदर प्लेस, ठीक है, दिल्ली, नोएडा, एंड हैंस ही हैज़ टू रिसाइड एट दैट प्लेस, यानी दिल्ली, नोएडा, इन ए बिल्डिंग नॉट बिलोंगिंग टू हिम, मतलब किराए पे रह रहा है या रेंट फ्री एकोमोडेशन के फॉर्म में सामने वाली कंपनी प्रोवाइड कर रही है। सच हाउस शैल बी टर्म्ड एज अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। टैक्स पॉइंट, अब देखिए इससे समझ में आ जाएगा। एसएससी हैज ए रेजिडेंशियल हाउस केप्ट फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन, पहला पॉइंट सिंपल सा है। दूसरा देखिए क्या बोल रहा है, द हाउस कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड बाय द ओनर ओइंग टू हिज एम्प्लॉयमेंट। तो जयपुर का जो भी हाउस था मैं ऑक्यूपाइड नहीं कर पाया, क्यों, क्योंकि मेरा एम्प्लॉयमेंट दिल्ली, नोएडा में शिफ्ट हो गया था एक तरीके से, जो भी जॉब था। एंड नो अदर बेनिफिट इज डेराइव फ्रॉम सच हाउस। और हाँ, जयपुर की जो भी प्रॉपर्टी है वो खाली रहनी चाहिए एक तरीके से, ये नहीं कि उसको आपने रेंट पे दे दिया तो आप कोई ना कोई बेनिफिट ले रहे हो उससे, तो बेनिफिट लेने वाले नहीं होने चाहिए, ठीक है। कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलना चाहिए उस पर। फिर बोल रहा है इन केस हाउस रिमेन्स अनऑक्यूपाइड बाय द ओनर ओइंग टू हिज पर्सनल कन्वीनियंस, मतलब एम्प्लॉयमेंट की कोई कंडीशन नहीं है, बिजनेस या प्रोफेशन की कोई कंडीशन नहीं है, आप अपनी मर्जी से अपनी व्यक्तिगत सुविधा के अनुसार एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहे हो,
दूसरे प्लेस पे भी आपका क्या है, रेजिडेंशियल हाउस है, चलो नहीं भी है मान के चलिए, तो उस केस में क्या आपने रेंट पे दूसरी जगह लिया, मान के चलिए जयपुर में हाउस था और एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से नहीं जा रहा, ऐसे ही घूमने फिरने के लिए जा रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं 3 महीने के लिए रहा, कहाँ पे, दिल्ली में, नोएडा में, और मैंने रेंट प्रोवाइड करा, तो उसे अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी नहीं कहा जाएगा। जनरली आप अपनी पर्सनल कन्वीनियंस के फॉर्म में जा रहे हो, तो उस केस में आपको बेनिफिट अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का नहीं मिलेगा। तो बोल रहा देन नो बेनिफिट अंडर दिस सेक्शन शैल बी अलाउड। ही हैज़ टू रिसाइड इन ए हाउस नॉट बिलोंगिंग टू हिम वेदर रेंट इज पेड फॉर दैट हाउस और नॉट। तो यहाँ पे मैंने बताया जैसे रेंट फ्री अकोमोडेशन आपको मिल गया, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि आपने रेंट पे किया हो, आपने रेंट पे ही नहीं किया हो क्योंकि कंपनी ने आपको फैसिलिटी दी है। चलो कंपनी ने नहीं दी तो आपने रेंट पे किया होगा, तो रेंट चाहे पे किया हो चाहे नहीं किया हो, लेकिन वो हाउस आपसे बिलोंग नहीं होना चाहिए। जैसे मैं दिल्ली नोएडा के हाउस की बात कर रहा हूँ, तो आप उसके ओनर नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये बोला ट्रीटमेंट सेम एज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। कंप्यूटेशन एट ए ग्लांस वही फॉर्मेट दे रखा है, एनएवी क्या होगी, निल। मैंने आपको क्या बताया, स्टैंडर्ड डिडक्शन तो होती नहीं है क्योंकि निल है एनएवी। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है, एनएवी का 30% होता है, निल पे लगता ही नहीं है। फिर माइनस क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नोट्स में क्या बोल दिया, एन असेसी कैन नॉट क्लेम बेनिफिट अंडर सेक्शन 23(2)A एज वेल एज 23(2)B इन द सेम प्रीवियस ईयर। इसका मतलब क्या है, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड का है और ये अभी अभी देखा अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का है, तभी मैंने बताया सेक्शन याद रखिए, आपको पता चलेगा। अब देखिए सेल्फ ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का जो भी बेनिफिट है वो आप एक ही ईयर में नहीं उठा सकते। अगर आपने पिछले साल अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का बेनिफिट उठा लिया तो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, जिसमें मैंने क्या बताया था, इस बार अब आप 2 हाउसेस के लिए क्या कर सकते हो, एनएवी को निल ले सकते हो। जो भी 2 आपके सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है उनकी वैल्यू को आप निल मान सकते हो। जैसे आपके पास 5 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है तो उसमें से 2 हाउसेस को आप निल मान सकते हो और बाकी 3 डीम टू बी लेट आउट मान लिए जाएंगे। तो अगर आपने पिछले साल में ये बेनिफिट ले लिया, मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड का, तो आप अनऑक्यूपाइड का बेनिफिट नहीं उठा सकते। अगर आपने अनऑक्यूपाइड का ले लिया तो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड का बेनिफिट नहीं उठा सकते। तो वो आपके ऊपर है। फिर बोल दिया कि एन असेसी कैन क्लेम बेनिफिट अंडर सेक्शन 23(2)B इवन दो ही हैज़ अदर हाउस प्रॉपर्टीज़। इसका मतलब ये कि देखिए जैसे मैंने बताया था कि जयपुर में मेरा क्या हाउस है जहाँ मैं रह रहा हूँ, तो मान के चलिए जयपुर में मेरे 3 हाउस है, लेकिन रहूँगा तो एक ही हाउस में, यही मान के चलिए। ठीक है, तो मैं रह रहा हूँ एक हाउस में, तो मेरे पास चाहे 2 हाउसेस और भी हैं, चाहे मेरे पास अदर हाउस प्रॉपर्टीज़ भी हैं, तब भी मैं इसका बेनिफिट उठा सकता हूँ क्योंकि मेरा जॉब की वजह से दिल्ली नोएडा यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है, या मेरे बिजनेस की वजह से मैं क्या है दिल्ली नोएडा में शिफ्ट हो गया हूँ, तो वहाँ पे मेरा कोई भी रेजिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए। अपने यहाँ पे तो कहीं पे भी हो, उस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि उसकी अदर हाउस प्रॉपर्टी चाहे हो तब भी वो अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का बेनिफिट उठा सकता है, लेकिन कंडीशंस पूरी होनी चाहिए जो ऊपर बताई। ठीक है, अब दे रखा है आपको डीम टू बी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 23 सबसेक्शन 4। सिंपल सा पार्ट है, देखिए मैंने ऊपर बार बार बता दिया, पहले की वीडियोस में आपको बार बार बता दिया। जब मैंने सेल्फ ऑक्यूपाइड का बताया तो उसमें क्या बताया, अगर आपने 2 हाउसेस को सेल्फ ऑक्यूपाइड बोला है तो बाकी हाउसेस की वैल्यू क्या होगी, डीम टू बी लेट आउट मानी जाएगी। उस केस में आपको पता है कि वो किराए पे तो एक्चुअल में दिया नहीं गया, तो एक्चुअल रेंट का पार्ट तो आएगा नहीं, लेकिन एक्सपेक्टेड रेंट का पार्ट तो आएगा, और वही जनरली आपका जीएवी हो जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट, जो कि स्टेप 1 है। ठीक है, तो नॉर्मल सोचिए, सिंपल सा पार्ट है। अब मान के चलिए अगर आप अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो तो एक से ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे मैंने बताया जयपुर में 3 प्रॉपर्टी है, आप दिल्ली नोएडा में एक तरीके शिफ्ट हो गए जॉब की वजह से, तो जयपुर की जो 3 प्रॉपर्टी है उसको आप यूज़ नहीं कर पाए, तो आप एक ही अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की एनएवी को निल मान सकते हो, तो बाकी क्या होगी, डीम टू बी लेट आउट होगी। ऐसे अगर आप पिछला प्रोविज़न देख रहे हो, ये वाला नहीं देख रहे, ये देखिए ये वाला नहीं देख रहे, इससे पहले वाला ए वाला देख रहे हो, यानी सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला देख रहे हो, तो उसमें 2 हाउसेस की वैल्यू को आप निल मान सकते हो। जैसे आपके 4 हाउसेस हैं, उसमें से 2 को आपने निल मान लिया और बाकी 2 को क्या कर दिया आपने, डीम टू बी लेट आउट कर दिया। इस तरीके से तो वो आपके ऊपर है कि आप कैसे समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे पढ़ के देखिए, आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे यही बोल रहा है, वेयर द असेसी ऑक्यूपाइज मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी एज सेल्फ ऑक्यूपाइड और हैज़ मोर देन 1 अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, समझ गए, देन बेनिफिट अंडर सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 कैन बी क्लेम्ड एट द चॉइस ऑफ द असेसी। देखिए वो 23 सबसेक्शन 2 जिसमें आपको पता है कि ए पॉइंट होगा या बी पॉइंट होगा, उसका जो बेनिफिट है वो असेसी की चॉइस के ऊपर है कि किसको वो अनऑक्यूपाइड मान रहा है या किसको वो सेल्फ ऑक्यूपाइड मान रहा है। जैसे मैंने क्या बताया, अमेंडमेंट हो गया 23(2)A में, याद रखना, सेल्फ ऑक्यूपाइड में, और बी में कोई अमेंडमेंट नहीं है, तो इसमें तो आप एक को ही अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मानोगे, जबकि सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले पार्ट में आप 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हो और बाकी सारे क्या हो जाएंगे, डीम टू बी लेट आउट हो जाएंगे। इसमें एक को मान रहे हो, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, डीम टू बी लेट आउट, एंड रिमेनिंग प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी शैल बी ट्रीटेड एज डीम टू बी लेट आउट।
ठीक है। अब आप बोलोगे सर डीम टू बी लेट आउट में क्या आएगा, तो मैंने क्या बताया, एक्चुअल रेंट तो होता नहीं है, तो सीधी सी बात है एक्सपेक्टेड रेंट आप बोलते हो और बोलते हो कि एक्चुअल रेंट विच इज़ हायर, जब एक्चुअल रेंट होगा ही नहीं क्योंकि आपने डीम टू बी लेट आउट माना है, उसको आपने किराए पे दिया ही नहीं है, वो तो जनरली आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड थी या अनऑक्यूपाइड थी। लेकिन कंडीशन के बेसिस पे आप एक ही मकान को ले सकते थे अनऑक्यूपाइड, या दो ही मकान को सेल्फ ऑक्यूपाइड ले सकते थे, तो बाकी सारे मकान यानी बाकी सारे घर या हाउसेज जो भी हैं वो डीम टू बी लेट आउट माने गए हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, सिंस असेसी डज नॉट लेट आउट सच प्रॉपर्टी एंड डू नॉट रिसीव रेंट, देयरफॉर GAV विल बी डिटरमिन्ड फ्रॉम स्टेप 1 ओनली, स्टेप 2, 3 एंड 4 ऑफ कैलकुलेशन GAV आर इररेलेवेंट। अब देखिए ये स्टेप मुझे नहीं पता, आप तो ये सोचिए कि सिर्फ हम क्या बोलेंगे कि एक्सपेक्टेड रेंट ही निकलेगा, म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, उसके थ्रू निकल जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट, लेकिन ये एक्चुअल रेंट जो है वो होगा ही नहीं। डू नॉट रिसीव रेंट तो एक्चुअल रेंट होगा ही नहीं, तो सीधी सी बात है GAV किससे निकलेगी, ER के थ्रू निकलेगी, एक्सपेक्टेड रेंट जो भी आएगा। देखिए यहाँ पे बोला GAV ऑफ डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी विल बी द रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट को आप रीजनेबल RER भी बोल सकते हैं, ठीक है। म्यूनसिपल टैक्सेस एंड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A एंड 24B शैल बी अवेलेबल एज इन द केस ऑफ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। अब सोचिए इसका मतलब क्या है, जब हम सेल्फ ऑक्यूपाइड बोलते हैं तो NAV नील होती है, तो इसका मतलब जब हम डीम टू बी लेट आउट बोलेंगे तो GAV आपने निकाली, तो GAV के बाद म्यूनसिपल टैक्सेस लेस कर सकते हो अगर ओनर ने पे किए, उसके बाद डिडक्शन दोनों, ये 24A की कौन सी है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, और ये कौन सी है, इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन, दोनों लेस कर सकते हैं। इस तरीके से आपको पॉइंट पता रहना चाहिए। अब देखिए इसका कोई एग्जाम्पल कराने की जरूरत ही नहीं थी, क्यों, क्योंकि आएगा ही नहीं एग्जाम में इतने बड़े थोड़ी आएंगे। एग्जाम में क्या आते हैं, सिंपल आते हैं GAV कैलकुलेट करने के, या थ्योरेटिकल आते हैं, तो आपको वो याद रखने चाहिए। फिर भी मैं जानबूझ के एग्जाम्पल कराता हूँ ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, आपको हल्का सा आइडिया हो जाए। अब देखिए इसमें बोल रहा है पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड पार्टली लेट आउट, सेक्शन 23 सबसेक्शन 3, वेयर अ हाउस और पार्ट ऑफ द हाउस विच इज सेल्फ ऑक्यूपाइड इज लेट आउट ड्यूरिंग एनी पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर, सच प्रॉपर्टी इज टर्म्ड एज पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड पार्टली लेट आउट, फर्दर सच डिवीजन में बी मेड इन द फॉलोइंग वेज। देखिए अगर आपने 10 दिन, 15 दिन, एक महीने भी क्या कर दिया, किराए पे दे दिया, और बाकी 11 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड रखा हुआ है, तो उसे पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड और पार्टली लेट आउट ही कहा जाएगा। अब देखिए हमेशा ही याद रखना, क्योंकि आगे फिर आपको क्या है एग्जाम्पल में दिक्कत होगी, ऐसे बोलते हो आप। तो देखिए म्यूनसिपल वैल्यू की बात कर रहे हैं, फेयर रेंट की बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड रेंट की बात कर रहे हैं, जिससे क्या निकल के आता है, एक मिनट, कभी कभी ये माउस चलता नहीं है, तो म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, इसके थ्रू एक्सपेक्टेड रेंट निकल के आता है और एक एक्चुअल रेंट का आपका पार्ट रहता है। तो ये बोल रहा है कि अगर पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड है, एक मिनट थोड़ा माउस बिगड़ गया, अब सही है। तो देखिए मैं क्या बोल रहा था कि एक्चुअल रेंट का जब भी आप पार्ट लोगे तो उसमें आप लेट आउट पीरियड ही लोगे एक तरीके से, सेल्फ ऑक्यूपाइड आपको पोर्शन को लेने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब जैसे मैंने बोल दिया कि 12 महीने में से 3 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो ये आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ 9 मंथ का ही पार्ट लेना पड़ेगा इसमें। लेकिन म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट में तो आपको 12 महीने का पार्ट ही लेना पड़ेगा। म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट में आपको 12 महीने का पार्ट ही लेना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से आगे क्वेश्चन आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रखा है, एरिया वाइज डिवीजन हो सकता है, टाइम वाइज डिवीजन, एरिया एज वेल एज टाइम वाइज डिवीजन। तो देखिए मैंने इन दोनों के तो क्वेश्चन कवर नहीं करा है, क्योंकि करवा के क्या करता, मैंने इसके थ्रू ही कवर करवा दिया, तो मैं एक क्वेश्चन इसके थ्रू कवर करा दूंगा। और देखिए ये तो क्या है, कहीं से PDF मिलती है तो उसमें ऐसे दे रखा होता है, आपको कोई थोड़ी ये रटना पड़ता है। आप सोचिए एरिया वाइज डिवीजन का मतलब क्या हो गया, कि अगर आपकी एक हाउस प्रॉपर्टी है, आपको पता है कि उसमें फ्लोर बनी हुई है, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, ग्राउंड फ्लोर, तो देखिए ग्राउंड फ्लोर हो गया, फिर ये पहली मंजिल, ये दूसरी मंजिल ऐसे हो गई, तो ये ग्राउंड फ्लोर हो गया, ये पहली मंजिल हो गई, ये दूसरी मंजिल हो गई, इस पे आप रह रहे हो, ठीक है, तो ये रेजिडेंशियल हो गया। और इसको आपने किराए पे दे दिया, पहले हाउस को, दूसरे हाउस को, जो कि मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था। तो जनरली इसकी इनकम आपकी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। ये जनरली क्या हो जाएगी, सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर्म में हो जाएगी, तो इसकी NAV क्या आएगी, नील आएगी, ठीक। तो ऐसे माना जाएगा कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है पोर्शन, समझ गए। तो ये बोल रहा है इन दिस केस है हाउस प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर इंडिपेंडेंट यूनिट्स एंड 1 और मोर ऑफ विच आर सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड रिमेनिंग यूनिट्स आर लेट आउट। तो यहाँ पे क्या बोला, ट्रीटमेंट, सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन एंड लेट आउट पोर्शन शैल बी ट्रीटेड एज 2 सेपरेट हाउस, यूनिट A एंड यूनिट B। इसका मतलब यहाँ पे ऐसे बोल दिया कि अगर पर्टिकुलर हाउस के 2 पोर्शन है, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड है और एक किराए पे दिया गया है, तो ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है और ये लेट आउट है। तो इस केस में क्या बोल दिया, ये यूनिट A हो गया और ये यूनिट B हो गया, 2 सेपरेट हो गए। कॉमन वैल्यू लाइक म्यूनसिपल वैल्यू, अब देखिए आपको पता है कि एक हाउस की एक कॉमन वैल्यू रहेगी, जैसे म्यूनसिपल वैल्यू कॉमन रहेगी, मान के चलिए 1 लाख, फेयर रेंट कॉमन रहेगा, स्टैंडर्ड रेंट कॉमन रहेगा, म्यूनसिपल टैक्स और इंटरेस्ट कॉमन रहेगा। तो आपको प्रोपोर्शनेटली डिवाइड कर देना है, ये 5 चीज़ें याद रख लेना। एक तो एक्सपेक्टेड रेंट की सारी चीज़,
म्यूनसिपल टैक्स और इंटरेस्ट, इसको प्रोपोर्शनली कैसे, मान के चलिए अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड 60% पोर्शन है और लेट आउट 40% पोर्शन है, इक्वल नहीं है, 60 और 40 है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड का 60% लेना आपको, यानी 1 लाख की अगर म्यूनसिपल वैल्यू है तो इसका 60% क्या होगा, 60,000, जो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है। अब आपको पता है कि म्यूनसिपल वैल्यू सेल्फ ऑक्यूपाइड में काम ही नहीं आती, क्योंकि आपको पता है NAV नील होती है, तो हमें लेट आउट की ही जरूरत होगी। तो 1 लाख का 40% कितना होगा, 40,000। मान के चलिए फेयर रेंट कितना है, 2 लाख है, तो 2 लाख का 40% 80,000। आपको 60% लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड में NAV वैसे भी क्या होती है, नील होती है। लेकिन याद रखना इंटरेस्ट का पार्ट तो काम आएगा ही आएगा बाद में, म्यूनसिपल टैक्स भी काम नहीं आएगा सेल्फ ऑक्यूपाइड में, लेकिन लेट आउट में तो काम आएगा ही आएगा। तो लेट आउट का आपको प्रपोर्शन देखना पड़ेगा ही पड़ेगा। इनकम ऑफ बोथ यूनिट शैल बी कंप्यूटेड सेपरेटली, दोनों यूनिट की जो इनकम होगी वो अलग अलग देखी जाएगी, क्योंकि आपको पता है एक की NAV है नील और एक की तो टैक्सेबल शुरू से ही हो रही है म्यूनसिपल वैल्यू फेयर रेंट, तो उसका प्रपोर्शन तो देखा ही जाएगा ना, इसलिए। अब टाइम वाइज डिवीजन का मतलब क्या हो गया, जो मैंने आपको बताया, जैसे 12 महीने में से 3 महीने क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है और 9 महीने क्या है, लेट आउट है। तो वो सेल्फ ऑक्यूपाइड का जब भी आप एक्चुअल रेंट का पार्ट देखोगे वो निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, उस पर आपको पूरे 12 महीने का पार्ट देखना पड़ेगा। इन सच केसेस द हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड बाय द असेसी फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर एंड लेट आउट फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर। सिंपल सा पार्ट। In such case, assessee will not get deduction for the self-occupied period and income will be computed as if the property is let out throughout the year। तो इसमें ऐसे नहीं बोलना कि एक पोर्शन ये है, तो पोर्शन नहीं है इसमें कुछ भी। आपको पता है कि एक पूरा हाउस किराए पे दे दिया, जिसमें से आपको पता है कि आपने कम दिया, 3 महीने तो आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड किया, उसके बाद आपको लगा कि यार किराए पे दे देना चाहिए, तो आपने 9 महीने के लिए क्या कर दिया, रेंट पे दे दिया। तो हम क्या बोलेंगे, पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड, पार्टली लेट आउट। तो हम टोटल एक साथ ही निकालेंगे, मैंने आपको बताया। तो इन दिस रिगार्ड इट इज़ टू बी नोटेड दैट रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट शैल बी टेकन फॉर द फुल ईयर। इसका मतलब क्या हुआ, म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट 12 महीने का ही लिया जाएगा। एंड बट द एक्चुअल रेंट रिसीवेबल शैल बी टेकन ओनली द लेट आउट पीरियड। इसका मतलब अगर 3 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उसको हटा दीजिए और एक्चुअल रेंट को 9 मंथ का लीजिए। ठीक, तो इस तरीके से आपको प्रोविजन याद रखने हैं दिमाग में। एरिया, अब देखिए थर्ड केस क्या बोल रहा है, एरिया एज वेल एज टाइम वाइज डिवीजन, मर्जर ऑफ केस 1 एंड केस 2। इसका इलस्ट्रेशन देखेंगे तो आपको दोनों ही एक तरीके से समझ में आ जाएंगे। अब देखिए इलस्ट्रेशन में क्या बोल रहा है, मिस्टर अजनबी हैज़ ए हाउस प्रॉपर्टी इन कोचीन। देखिए जो ये अजनबी है ना, बहुत फेमस है, क्योंकि इसके लिए करीना कपूर ने भी गाना गाया हुआ था, वो अजनबी जाना पहचाना, समथिंग ऐसा ही कुछ गाना था, तो इसलिए बहुत फेमस है क्योंकि इसका नाम ही क्या है, अजनबी। तो देखिए बोला मिस्टर अजनबी हैज़ ए हाउस प्रॉपर्टी इन कोचीन, द हाउस प्रॉपर्टी हैज़ 2 इक्वल डायमेंशन रेजिडेंशियल यूनिट, यूनिट 1 इज सेल्फ ऑक्यूपाइड थ्रू आउट द ईयर। तो इसका मतलब वही बोल दिया, 2 इक्वल डायमेंशन है, इसका मतलब आधा क्या आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है और आधी यूनिट क्या है, यानी ये फर्स्ट यूनिट हो गई और ये सेकंड, तो आधी तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है और आधी क्या है, लेट आउट है। ठीक, तो यूनिट 2 इज़ लेट आउट फॉर 9 मंथ फॉर ₹10,000 पर मंथ। अब देखिए जो ये यूनिट 2 भी है, इसमें क्या कर दिया इसने, एरिया वाइज भी कर दिया। एक तो आपको पता है कि एरिया वाइज भी हो गया, ठीक है, और दूसरा आपका टाइम वाइज भी हो गया। आप देख सकते हैं टाइम वाइज में मैंने क्या बताया कि आपने 12 महीने में से 3 महीने के लिए क्या कर दिया, सेल्फ ऑक्यूपाइड, और 9 महीने के लिए क्या कर दिया, लेट आउट। इस तरीके से एग्जाम्पल बताया था ना। तो यहाँ पे इसने क्या कर दिया, पोर्शन भी कर दिया, यानी एरिया वाइज भी कर दिया, और उसी एरिया वाइज में इसने क्या करा, इसको तो सेल्फ ऑक्यूपाइड बोल दिया इस हिस्से को, और जो दूसरी यूनिट है उसमें जनरली बोल दिया इसको 9 महीने किराए पे दिया, एंड द रिमेनिंग 3 मंथ इट वाज सेल्फ ऑक्यूपाइड, 9 + 3। इस तरीके से कंप्यूट हिज टैक्सेबल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। म्यूनसिपल वैल्यू 2 लाख है, फेयर रेंट 160 है, स्टैंडर्ड रेंट 3 लाख है, म्यूनसिपल टैक्सेस 10% है, 60% पेड बाय द असेसी। असेसी मतलब ओनर ने पे करा है, तो मतलब बाकी क्या बता 40% जो है वो टेनेंट ने पे किया हो। तो म्यूनसिपल टैक्सेस में सिर्फ 60% का पार्ट ही आएगा, पर पहले 10% निकलेगा, जो कि किसका निकलता है, म्यूनसिपल वैल्यू का, यानी 2 लाख का 10% 20 और उसका 60% आएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन ₹40,000 और एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर कितना 20। और हाँ एक और चीज़, पहली बात तो आधा आधा भी तो होगा, क्या होगा, आधा आधा भी तो होगा। क्यों होगा, क्योंकि यूनिट 1 और यूनिट 2। तो अब देखिए इसमें सॉल्यूशन ऐसे निकल चुका है। सबसे पहले ये वर्किंग है, नीचे मेरा आंसर है ये रहा। वर्किंग में क्या बोल रखा है कि अगर हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं, पर याद रखना यूनिट 1 का कोई ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और यूनिट 2 क्या है, लेट आउट है, और उसमें से भी क्या बोल दिया, वो 9 महीने किराए पे दिया गया और 3 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड था, यही तो बोला। तो देखिए यूनिट 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड है, इसकी NAV क्या होगी, नील आएगी। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको ऊपर देखना है, ये म्यूनसिपल वैल्यू दिख रही है, चलो इतना काफ़ी है देखना। म्यूनसिपल वैल्यू देखो 2 लाख दिख रही है।
अब आपको पता है कि ऊपर आपने जब पढ़ा था, ये भी बताना पड़ेगा मुझे, नहीं तो आप भूल जाते हैं बहुत ज़्यादा। ये बोला 2 इक्वल डायमेंशन है, इसका मतलब 50-50% है। तो आप देखिए यहाँ पे 2 लाख का इसने क्या कर दिया, 1:1 इक्वल कर दिया, 1 लाख और 1 लाख। पर ये देखने की ज़रूरत वैसे भी नहीं थी, मेन यही पार्ट है, क्योंकि मैंने क्या बताया ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है, इसमें NAV वैसे भी क्या आएगी, नील। तो बस ये जानबूझ के निकाल के बता रहा है, वैसे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी आपको। 160 का कितना आएगा, 80-80। 3 लाख का कितना आएगा, 150-150। तो आप देख सकते हैं म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच इज़ हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। तो आपको होता है 1 लाख और 80, 1 लाख, और सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट तो 1 लाख और 150 विच इज़ लोअर, तो 1 लाख आ गया। ये आ गया आपका एक्सपेक्टेड रेंट, क्या आ गया, एक्सपेक्टेड रेंट। अब देखिए एक्चुअल रेंट रिसीवेबल आपका कितना है, 90,000, जो कि किसके बेसिस पे है, कि 9 महीने किराए पे दिया और 3 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड था। इसका सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सीधी सी बात है, जो 9 महीने किराए पे दिया था वो था 9 मंथ फॉर ₹10,000 पर मंथ, तो कितना हो गया, 90। तो 1 लाख और 90 विच इज़ हायर, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपकी निकल के आ गई कितनी, 1 लाख निकल के आ गई। और हाँ, ये भी याद रख लेना कि वैकेंसी की वजह से अगर होता तो उस केस में मैं क्या बोलता, कि लोअर ले लेता है एक तरीके से। उस केस में मैं क्या बोलता, अगर वैकेंसी की वजह से होता तो GAV इजिकल टू आपका कितना होता, ARR हो जाता, यानी कम हो जाता। क्या होता, GAV इजिकल टू ARR। लेकिन मैं यहाँ पे किसकी वजह से ले रहा हूँ, यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मतलब अदर रीजन की वजह से। तो अदर रीजन में जनरली क्या होता है, ER होता है, एक्सपेक्टेड रेंट होता है। तो 1 लाख और 90 विच इज हायर, 1 लाख ही देखेंगे, ये भी जरूर याद रखना। तो ये कभी कभी काम आ जाएगा, वैसे ज़्यादा काम नहीं आएगा। अब देखिए ये निकल के आ गया। अब आपको पता है कि यहाँ पे जब हम क्या करेंगे, आंसर करेंगे, तो इसमें हम GAV लिखेंगे, जो कि वर्किंग नोट 1 हमने देखा, इसमें देखिए नील है और ये 1 लाख। अब देखिए म्यूनसिपल टैक्स नील है, नेट एनुअल नील है। लेकिन जब आपने थियोरटिकल पार्ट देखा तो उसमें हमने क्या बोला था, कहाँ गया, ये रहा, कॉमन वैल्यू लाइक म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, म्यूनसिपल टैक्स एंड इंटरेस्ट शैल बी प्रोपोर्शनेटली डिवाइडेड। कब, जब एरिया बेसिस पे मैंने बताया था। तो आपको पता है कि पहले यूनिट 1 और यूनिट 2 में अलग करना है, उस बेसिस पे आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप ये 2 लाख का देखिए म्यूनसिपल वैल्यू, और उसका म्यूनसिपल टैक्स कितना निकला, 10%, 20,000। ठीक है, 20,000 में से यूनिट 1 का कितना है, 10,000 इक्वल है ना, और यूनिट 2 का कितना है, 10,000। उस 10,000 में से, क्योंकि ये तो आएगा ही नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि GAV नील, म्यूनसिपल टैक्स लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि NAV क्या होती है, नील होती है सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन में, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है यूनिट 1 के लिए। लेकिन यूनिट 2 के जो 10,000 है, उसका आपको 60% ही लेना है, क्योंकि 60% पेड बाय असेसी। तो आपको 10,000 का 60% 6,000 देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, कहाँ गया, ये रहा, कि म्यूनसिपल वैल्यू में से म्यूनसिपल टैक्स लेस किया 6,000, तो कितना है, 94,000 आ गया। फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि आपको पता है कि 94 का कितना आएगा, 30%। यहाँ पे आपको पता है कि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो NAV नील होती है, तो उसका स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता ही नहीं है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन है, वो जनरली आपको एक तरीके से डिडक्शन के फॉर्म में मिलेगा। तो यहाँ पे एक बार आप देख लीजिए कि कितना है इंटरेस्ट ऑन लोन। देखिए हाँ, ये 40,000 है, और आपको पता है कि ये भी प्रोपोर्शनेटली एरिया बेसिस पे हो जाएगा। तो यूनिट 1 और यूनिट 2 इक्वल डायमेंशन की है, तो 20,000 हो जाएगा। एक्सपेंसेस ऑन रिपेयर आपको देखने की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पे कोई इससे रिलेटेड डिडक्शन का पार्ट नहीं होता। ये वर्किंग 2 जो दे रखी है, मैंने आपको बताया म्यूनसिपल टैक्स की, वो दे रखी है, एक बार पढ़ के देख लेना, सिंपल सा पार्ट है। और जो थर्ड दे रखा है, इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन का पार्ट दे रखा है कि यूनिट A और यूनिट B में इक्वली डिवाइड होगा, क्योंकि बोथ यूनिट्स आर ऑफ इक्वल डायमेंशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 40,000 का हाफ ऑफ 20 और 20 दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं नील में से 20 गई तो ये माइनस का आ रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 94 में से ये 28,200 और 20,000 यानी 48,200 गए, तो ये 45,800 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, 45,800 में से ये लेस कर देंगे, तो हमारी जो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगी वो कितनी आएगी, 25,800 आ जाएगी, 25,800 आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से नॉर्मल पार्ट निकल गया। अब इसमें क्या टिपिकल बताना, सिंपल सा। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे हमने क्या कवर किया, सबसे पहली चीज़ कि म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, चाहे कुछ भी हो, प्रपोर्शन चाहे हमने बांट दिया सेल्फ ऑक्यूपाइड का, लेकिन आप याद रखना ये तो पूरे साल का ही है, जो भी एक्सपेक्टेड रेंट की कैलकुलेशन का पार्ट है। लेकिन एक्चुअल रेंट रिसीवल हमने 9 मंथ का लिया है, तो टाइम वाइज बेसिस पे हमने क्या करा, सेल्फ ऑक्यूपाइड पार्ट को नहीं लिया, लेकिन हमने ये पूरे साल का ही कवर किया है। हाफ क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि एरिया वाइज बेसिस पे आधा सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो उसको अलग माना जाएगा और इसको अलग माना जाएगा। तो ये सेल्फ ऑक्यूपाइड के बेसिस पे नील है और ये लेट आउट के बेसिस पे टैक्सेबल है। ओके, अब देखिए अगला, देखिए फटाफट, जरा सा पार्ट बचा है।
तो देखिए बोल रहा है अनरिलाइज रेंट एंड एरियर्स ऑफ रेंट रिसीव्ड सब्सिक्वेंटली, इसका मतलब जो अनरिलाइज रेंट है पिछले सालों का, एरियर ऑफ रेंट है बकाया, वो अगर आपको मिल जाता है पिछले साल में तो ये कैश बेसिस पे टैक्सेबल होता है। मतलब जिस साल आपको रिसिप्ट हुई है उस साल ये टैक्सेबल होगा, जितना आपको मिला है उसका 70% टैक्सेबल होगा। इसका मतलब आपको जो डिडक्शन मिलेगी वो कितने मिलेगी, 30% मिलेगी। सिंपल सा बात। आप चाहे जिस साल आपको मिला, आपको पता है कि देखिए मान के चलिए 2014-15 का जो एरियर ऑफ रेंट था वो आपको 2019-20 में मिला, पर आपकी उस वक्त जब 2019-20 में आपको मिला ना, उस वक्त मैं क्या बोलूँगा कि आपके पास हाउस प्रॉपर्टी ही नहीं थी। तो चाहे आप ओनर हो चाहे नहीं हो, अगर आपको पिछले साल मिला है, चाहे वो एरियर ऑफ रेंट हो या अनरिलाइज रेंट हो, वो टैक्सेबल होगा 70% से। यानी चाहे आप ओनर हो चाहे नहीं हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ गए? तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है अनरिलाइज रेंट और यहाँ पे बोल रहा है एरियर ऑफ रेंट। रेंट विच कुड नॉट बी रिलाइज फ्रॉम द एसएससी, ये देखिए मैंने आपको बताया था रूल 4 की कंडीशन थी कि टेनेंसी क्या होनी चाहिए, बोनाफाइड रियल होनी चाहिए। आप एक तरीके से सामने वाले टेनेंट से रिकवर करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन वो नहीं दे रहा, असेसिंग ऑफिसर भी मान गया। ये 4 कंडीशन जनरली हमने इसमें कवर की थी, एक बार जाके देख लेना आपको पता चल जाएगी। फिर बोल रहा है दूसरा, इफ़ सच अमाउंट इज रियलाइज सब्सिक्वेंटली इट गेट टैक्स इन द प्रीवियस ईयर ऑफ रिसिप्ट। इसका मतलब बाद में अगर ये अमाउंट मिल गया अनरिलाइज रेंट का तो ये उस साल टैक्सेबल होगा जिस साल हमें ये मिला है। हावर डिडक्शन शैल बी अलाउड एट द रेट 30% ऑफ सच अनरिलाइज रेंट। इसका मतलब बाकी 70% ही टैक्सेबल होगा। जो भी अमाउंट रिसीव हुआ उसका 70% टैक्सेबल और 30% क्या है, डिडक्शन मिल गई। जैसे 1 लाख मिले तो 1 लाख का 30% यानी 30,000 डिडक्शन और बाकी 70,000 टैक्सेबल। एरियर ऑफ रेंट में क्या बोल रहा है, इफ़ द असेसी हैज़ इंक्रीज द रेंट पेबल बाय द टेनेंट रेट्रोस्पेक्टिवली एंड देयर इज अ डिस्प्यूट ओवर सच इंक्रीज। देखिए इसमें बोल रहा है कि जैसे देखो मैं ओनर हूँ किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का और मैंने किराएदार को किराए पे दी हुई है, मुझे रेंट नॉर्मली मिलता जा रहा था लेकिन मुझे लगा कि वो कम मिल रहा है तो मैंने पिछले सालों से उसको क्या कर दिया, रेट्रोस्पेक्टिवली बोल दिया कि मैं आपका 1000 रुपीज़ पर मंथ बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मुझे इतना चाहिए। जैसे मान के चलिए 2019-20 की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो उससे पहले की बात कर रहा हूँ, जैसे 2018-19 का था। एक तो ये माउस को भी गड़बड़ हो गई है, 1 मिनट। अब ठीक है मैंने लिख लिया। वैसे तो देखिए बोला 2018-19 का क्या है, जैसे मैं ओनर हूँ, मुझे पता है कि टेनेंट से मैं 10,000 रुपीज़ पर मंथ ले रहा था रेंट। ठीक है, अब 19-20 में मैंने उसको क्या बोला कि जो 2018-19 का रेंट था वो जनरली मैंने आपसे कम लिया था, तो रेट्रोस्पेक्टिवली मैं क्या कर रहा हूँ उस पर 2,000 रुपीज़ पर मंथ क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, यानी 19-20 में तो मैंने आपका 12,000 था ही जो ले रहा हूँ, लेकिन 18-19 में मैंने कम लिया था तो इसलिए मैं रेट्रोस्पेक्टिवली बढ़ा रहा हूँ। अब देखिए इस पर डिस्प्यूट हो गया किसके बीच में, असेसी यानी ओनर के बीच में और टेनेंट के बीच में, किराएदार के बीच में। तो ये बोला है एंड देयर इज अ डिस्प्यूट ओवर सच इंक्रीज एंड लेटर ऑन द असेसी रिसीव द इंक्रीज रेंट एस एरियर। तो अब आपको पता है कि 2,000 इंटू 12 मंथ के हिसाब से 24,000 आपको बाद में अगर मिल जाएंगे, क्योंकि वो डिस्प्यूटेड था। जैसे ही कोर्ट में केस गया या एक तरीके से असेसी मान गया तो इसके बाद जो भी आपको एरियर ऑफ रेंट मिला है, तो ये जब भी आपको मिला, जैसे 19-20 में मिला, प्रीवियस ईयर 19-20 में मिला, तो उस वक्त वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब टैक्सेबल क्या होगा, सेम अनरिलाइज रेंट की तरह, इट इज़ टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर ऑफ रिसिप्ट। हावर डिडक्शन शैल बी अलाउड एट द रेट 30% ऑफ सच एरियर्स ऑफ रेंट, टैक्सेबल एट द रेट 70% ऑफ द रिसीव्ड अमाउंट। नॉर्मल पार्ट 1 लाख का 30% डिडक्शन, जैसे मैंने 1 लाख बोला कि अगर अमाउंट मिला तो उसका 30% डिडक्शन और बाकी 70% क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। नोट, इट डज नॉट मैटर वेयर द असेसी इज ओनर ऑफ सच प्रॉपर्टी इन द प्रीवियस ईयर ऑफ रिसिप्ट, कि प्रीवियस ईयर में ओनर था या नहीं था उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अमाउंट मिलना चाहिए। इलस्ट्रेशन, मिस्टर लकी अली ओन्स ए हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट सिंस 1 अप्रैल 15 टू ए स्कूल फॉर मंथली रेंट ऑफ ₹10,000। इसने क्या करा, हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट कर दिया, किसको, स्कूल को, 10,000 के मंथली रेंट पे। देयर वॉज नो चेंज इन रेंट टिल 31 March 19। On 1 April 19, as per the court decision, rent was increased to ₹12,000 per month with retrospective effect from 1 April 17। कोर्ट ने क्या कर दिया, कोर्ट का डिसीजन आया कि रेंट कितना इंक्रीज करना था, रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट से 12,000 पर मंथ कर देना था। इसका मतलब स्कूल जिसको किराए पे दिया था वो 2,000 रुपये पर मंथ देगा, कब से, 1 अप्रैल 17 से, एंड ड्यूली पेड बाय स्कूल इन द सेम ईयर। ठीक है, तो सेम ईयर में मिल जाना चाहिए, यानी स्कूल से आपको मिल जाना चाहिए, स्कूल वाला आपको दे देगा, कहने का मतलब नॉर्मल ये हो गया। लीगल एक्सपेंडिचर फॉर सच सूट हैज़ बिन इंकर्ड बाय मिस्टर अली इज ₹30,000। एक और चीज़ याद रखना, कोई भी खर्चे हो उसका ध्यान नहीं रखना, ये नहीं कि उसको भी लेस करते रहोगे, ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो 30% की डिडक्शन बोली गई है वही लेस कर सकोगे, 30,000 की आप नहीं कर पाओगे। 30% मैंने क्या बताया, जो डिडक्शन है वो परसेंटेज में,
अमाउंट को आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब जो भी आप खर्चे कर रहे हो, लीगल कोर्ट के केस के जो भी खर्चे हुए, वकील के, लॉयर के जो भी खर्चे हुए, वो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको अलाउ नहीं होंगे। डिस्कस टैक्स ट्रीटमेंट अंडर सेक्शन 25A। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है सॉल्यूशन में कि 1 अप्रैल 17 से लेकर 31 मार्च 19 तक का एरियर ऑफ रेंट था, जो कि 24 मंथ था। एरियर रेंट जब भी रिसीव हुआ, मान के चलिए कि 1920 में रिसीव हुआ प्रीवियस ईयर में, तो 1920 में वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो एरियर्स रेंट रिसीव्ड कितना, 2000 रुपीज़ पर मंथ, जितने से बड़ा है 2000 रुपीज़ पर मंथ इंटू 24, 48,000 हो गया। सिंपल सा पार्ट। तो देखिए एरियर ऑफ रेंट रिसीव्ड, उसमें 30% डिडक्शन लेस कर दीजिए, सिंपल सा पार्ट, तो बाकी 70% टैक्सेबल हो गया। नोट, लीगल एक्सपेंडिचर इज नॉट डिडक्टेबल। ख़त्म। तो देखिए अपना सारा पार्ट एंड हो गया। इस बार की मेरा थोड़ा पर्टिकुलर वीडियो शॉर्ट थी, अच्छी बात है, क्योंकि आप बोलते हो कि इतनी लेंदी वीडियो बनाते हैं। इस बार मैंने क्या कर दी, शॉर्ट वीडियो बना दी, क्योंकि 4 ही टॉपिक थे, सिंपल से थे। और मैंने पहले दूसरे पार्ट के एग्जाम्पल नहीं लिए, क्योंकि आपको पता है कि क्यों नहीं लिए, ये भी बता देता हूँ 1 मिनट के केस में, क्योंकि आप बोलोगे सर फिर इसके क्यों नहीं लिए। देखिए अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, आप बताओ इसका क्या केस लूँगा, NAV जिसकी नील होगी, तो मैं इक्वेशन दे दूंगा जिसमें क्या बोल दूंगा, फिर NAV नील हो जाएगी। और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पिछले वीडियो में सारा बता चुका हूँ। अब वैसे ही सोचिए डीम टू बी लेट आउट का भी क्या लूँगा। आपको पता है कि अगर मैं बोलूँगा कि 5 हाउस हैं, जिसमें से 2 आपने क्या बोल दिया, सेल्फ ऑक्यूपाइड बोल दिया, कोई से भी, ठीक है। अब आपको ऑप्शन चुनने पड़ेंगे। अब वो क्वेश्चन बड़ा हो जाता है, एग्जाम में आता ही नहीं है। आपको पता है कि 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड मानोगे तो उनकी NAV क्या होगी, नील, और इसकी इंटरेस्ट की डिडक्शन का पार्ट आपको मिल जाएगा। और बाकी जो 3 हाउस है वो डीम टू बी लेट आउट होंगे, तो उसका पार्ट आपको अलग अलग देखना पड़ेगा। और जब टोटल टैक्सेबल इनकम का पार्ट देखोगे, तो उस बेसिस पे आप देखोगे कौन सा ऑप्शन सही है, क्योंकि आप सोचोगे कि पहला मकान, दूसरा मकान, तीसरा मकान, मान के चलिए 3 मकान है जो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो पहला और तीसरा सेल्फ ऑक्यूपाइड लिया जाए, दूसरा और तीसरा लिया जाए, ठीक है, या पहला और दूसरा लिया जाए। इस तरीके से आप सोचोगे कि सेल्फ ऑक्यूपाइड कौन सा लिया जाए, ताकि अदर वाले डीम टू बी लेट आउट हो जाए। तो इसलिए आपको इसका क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।